एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सीएनएस का टॉपिक नंबर 8 जो कि है सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इसमें हम सबसे पहले सेरिबेलम को उठाते हैं और सेरिबेलम के स्ट्रक्चर पे जाते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए सेरिबेलम में 5 सेल्स होती हैं, 4 न्यूक्लिय होते हैं और 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक, जो सेल्स होते हैं वो सुपरफिशियली लोकेटेड होते हैं और जो न्यूक्लिय होते हैं वो डीप होते हैं लोकेशन में, इसीलिए इनको हम डीप न्यूक्लिय भी बोलते हैं कलेक्टिवली। ठीक, याद हुआ। सेरिबेलम में 5 सेल्स होते हैं, 4 न्यूक्लिय होते हैं और 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक, जो सेल्स है वो सुपरफिशियल होते हैं लोकेशन में और जो न्यूक्लिय है वो डीप होते हैं लोकेशन में। देखिए, अब जो हमारी सेल्स है, ठीक, सेल्स में कौन कौन सी सेल आती है? स्टीलियड सेल, बास्केट सेल, ग्रेन्यूल सेल, पुरकिंजे सेल, गोल्गी सेल। नाम दोबारा से सुनिए, स्टीलियड सेल, बास्केट सेल, ग्रेन्यूल सेल, पुरकिंजे सेल और गोल्गी सेल। ठीक, इन सारी सेल्स में सिर्फ ग्रेन्यूल सेल जो है ये एक्साइटेटरी होती है। ठीक, बाकी सारी कैसी सेल्स होती हैं? इनहिबिटरी होती हैं। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो स्टीलियड और बास्केट सेल है ये बनाती है एक्सटर्नल मॉलिक्यूलर लेयर। इसके बाद जो पुरकिंजे सेल है ये बनाती है मिडिल पुरकिंजे सेल लेयर और जो ग्रैन्यूल और गोल्गी सेल है ये बनाती है इनर ग्रैन्युलर लेयर। हेंस जो सेरिबेलम की सेल्स है ये कितने लेयर्स में अरेंज्ड होती है? 3 लेयर्स में। एक्सटर्नल मॉलिक्यूलर लेयर, पुरकिंजे सेल लेयर एंड इनर ग्रैन्युलर लेयर। एक्सटर्नल मॉलिक्यूलर लेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय स्टीलेट एंड बास्केट सेल, पुरकिंजे सेल लेयर, पुरकिंजे सेल्स एंड इनर ग्रैन्युलर लेयर इज कंट्रीब्यूटेड बाय ग्रैन्यूल एंड गोल्गी सेल्स। ठीक, और सारी सेल्स में सिर्फ ग्रैन्यूल सेल कैसी होती है? एक्साइटेटरी होती है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। देखिए, न्यूक्लिय तो हमने याद की DEFG। ठीक, न्यूक्लिय हमने याद किए बाय DEFG। डेंटेट न्यूक्लिय जो लार्जेस्ट होता है, एम्बोलिफॉर्म न्यूक्लिय, फेस्टिजियल न्यूक्लिय और ग्लोबोस न्यूक्लिय। ठीक, इतना क्लियर हो गया। न्यूक्लिय तो याद हो गए होंगे। इसके बाद ये याद रखिएगा कि सारे जो न्यूक्लिय हैं ये एक्साइटेटरी होते हैं। ठीक, अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स में सिर्फ ग्रैन्यूल सेल एक्साइटेटरी होते हैं, न्यूक्लिय सारे डेंटेट भी, एम्बोलिफॉर्म भी, फेस्टिजियल भी और ग्लोबोस भी, ये सारे न्यूक्लिय कैसे होते हैं? एक्साइटेटरी होते हैं। इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो हमने सेल्स समझ ली, हमने न्यूक्लिय समझ लिया। अब पार्ट्स पे आते हैं। देखिए, पार्ट्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। ये मेनली आप एनाटमी में पढ़ते हो, अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखना है। देखिए, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, स्पाइनोसेरेबेलम, वेस्टिब्युलोसेरेबेलम, नियोसेरेबेलम। स्पाइनोसेरेबेलम का काम कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर मूवमेंट्स। ठीक, नियोसेरेबेलम का काम प्लानिंग अ मोटर मूवमेंट। वेस्टिब्युलोसेरेबेलम के तो नाम से ही पता चल रहा है ये किस में? बैलेंस और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में यूज होता है और रेगुलेट करने को वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स। अगर आपको वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो पिछला वीडियो हमने बनाया था हियरिंग का, आप उसमें जा सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं ये वेस्टिबुलो ऑक्यूलर न्यूक्लियर रिफ्लेक्स क्या होता है। ठीक, तो हमने क्या बात की? 3 पार्ट्स होते हैं सेरेबेलम के। स्पाइनोसेरेबेलम जिसका काम होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द मोटर मूवमेंट्स, नियोसेरेबेलम जिसका काम होता है प्लानिंग अ मोटर मूवमेंट, और वेस्टिबुलोसेरेबेलम इसके काम तो नाम से ही पता चल रहे हैं, बैलेंस और इक्विलिब्रियम में मदद कर रहा है और वेस्टिबुलो ऑक्यूलर रिफ्लेक्स को रेगुलेट करने में। ठीक, देखिए ये तो ये हो गया। अब हमें याद करना है कि किस पार्ट में कौन कौन सा न्यूक्लियस आता है। ठीक, तो देखिए जो वेस्टिबुलोसेरेबेलम है इसमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है सेरेबेलम में, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है वेस्टिबुलर एपैरेटस में। ठीक, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेरेबेलम। इतना क्लियर हो गया, यानी वेस्टिबुलोसेरेबेलम वाले पार्ट में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। स्पाइनोसेरेबेलम में होता है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी एम्बोलिफॉर्म, फेस्टिजियल और ग्लोबोस न्यूक्लाई, और नियोसेरेबेलम में होता है डेंटेट न्यूक्लाई। इतना क्लियर हो गया। ठीक, तो नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप उनको 1-2 बार देख के ये तो आपको समझ आ गया अच्छे से। अब देखिए, अब हम क्या देखते हैं, जो सेरेबेलम है। ठीक, सेरेबेलम में क्या है? सेरेबेलम मेनली कंसर्न होता है आउटपुट के साथ। ठीक, आउटपुट के साथ मेनली कंसर्न है सेरेबेलम, पर इसकी 2 सेंसरी सोर्सेस हैं। ठीक, कौन कौन सी सेंसरी सोर्स है सेरेबेलम की? एक तो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आता है एक
सेंसरी सोर्स, दूसरा सेंसरी सोर्स आता है स्पाइनल कॉर्ड से। मैंने क्या कहा आपको, जो सेरेबेलम है इट इज मेनली कंसर्न विद आउटपुट, और इसके दो सेंसरी सोर्सेज होते हैं दैट सर्व एज इनपुट। ठीक, कौन कौन सा, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से एक सेंसरी सोर्स आता है और स्पाइनल कॉर्ड से दूसरा सेंसरी सोर्स आता है। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से आते हैं क्लाइंबिंग फाइबर्स, स्पाइनल कॉर्ड से आते हैं मॉजी फाइबर्स या पैरेलल फाइबर्स। ठीक, तो देखिए जो इनका दूसरा नाम है ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट, ऑब्वियस सी बात है ओलिवरी न्यूक्लियस से आ रहा है, सेरेबेलम में जा रहा है। ठीक, ऐसे ही स्पाइनो सेरेबेलर ट्रैक्ट। ठीक, तो ये वाले नाम तो ऑब्वियस है। अब आपको क्या याद रखना है, दो सेंसरी सोर्स जो है उसमें इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से क्लाइंबिंग फाइबर्स आ रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड से मॉजी फाइबर्स हैं, पैरेलल फाइबर्स आ रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है, जब ये सेंसरी इनपुट्स आते हैं तो सेरेबेलम या तो स्टार्ट करता है या तो स्टॉप करता है सिग्नलिंग को। इतना क्लियर हो गया। ठीक, आपको सेल्स याद होगी, न्यूक्लिय याद हो गए, पार्ट्स याद हो गए, और सेरेबेलम का जो सेंसरी इनपुट है ये याद हो गया कौन कौन होता है। ठीक, इसके बाद कि अब हम देखेंगे कि ये जो सेरेबेलम है ये कैसे स्टार्ट और स्टॉप करता है सिग्नलिंग को। देखिए सबसे पहले जब सेरेबेलम को स्टार्ट करना होता है सिग्नलिंग को, तो आप ऐसे ही एग्जाम में भी टेबल बनाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए बताओ सेरेबेलम कैसे स्टार्ट और स्टॉप करता है सिग्नलिंग को, तो सबसे पहले सेरेबेलम क्या करता है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से उसको मिलती है सेंसरी इनपुट। ठीक, वो एक्टिवेट करता है सेरेबेलम के डीप न्यूक्लिय को। ध्यान रखिएगा सबसे पहले क्या होता है, जो ये सेल्स हैं इनको आप इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, पुर्किंजे, स्टीलेट, बास्केट, गोल्गी, ग्रेन्यूल। ठीक, तो सबसे पहले क्या होता है, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से सेंसरी इनपुट मिलता है सेरेबेलम के डीप न्यूक्लिय को और वो एक्टिवेट हो जाएंगे। हमें पता है कि डीप न्यूक्लिय कैसे होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं। तो डीप न्यूक्लिय क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिग्नलिंग को। आप पूछोगे कि हो गया स्टार्ट सिग्नलिंग, बस इतना ही था। इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से कुछ फाइबर्स आए जिन्होंने डीप न्यूक्लिय को एक्टिवेट किया और सिग्नलिंग स्टार्ट हो गई। अब आपसे अगर मैं पूछूं बताओ जो इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से फाइबर्स आए उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है ओलिवो सेरेबेलर ट्रैक्ट, और वी कैन से अदर जो उसका दूसरा नाम है या इंपॉर्टेंट नाम है वो है क्लाइंबिंग फाइबर्स। तो हम कह सकते हैं कि इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से क्लाइंबिंग फाइबर्स आए, डीप न्यूक्लिय को एक्टिवेट करके सिग्नलिंग को स्टार्ट किया। ठीक, अब अगर इसी सिग्नलिंग को हमें स्टॉप करना है, यही जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये जाती है पुर्किंजे सेल तक भी, और पुर्किंजे सेल क्या कहती है, सेंसरी इनपुट तुम भेज रहे हो, अब इस सिग्नल को हमें स्टॉप भी करना है, तो पुर्किंजे सेल इनहिबिटरी होती है, हमें पता है। तो ये इन डीप न्यूक्लिय को क्या करती है, इनहिबिट करती है। ठीक, तो अब क्या हुआ, अब स्टॉप हुई सिग्नलिंग। ठीक, तो स्टार्ट हमने देखा कैसे हुई, स्टॉप हमने देखा कैसे हुई। अब अगर दोबारा से हमें क्या करवाना है, स्टार्ट करवाना है कोई मोमेंट, तो क्या होता है, अब की बार स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं फाइबर्स जिनको हम बोलते हैं मॉजी फाइबर्स और पैरेलल फाइबर्स, और वो एक्टिवेट कराते हैं ग्रेन्यूल सेल को। ग्रेन्यूल सेल के बारे में आपको मैंने 2-3 बार फोकस करने को कहा कि ग्रेन्यूल सेल आर ओनली सेल्स ऑफ सेरेबेलम दैट आर एक्साइटेटरी। तो जो ही दोबारा से स्पाइनल कॉर्ड अब किसको भेज रहा है, ग्रेन्यूल सेल को एक्टिवेट करा रहा है, तो इस ग्रेन्यूल सेल का क्या काम होता है, ये तीनों सेल्स को एक्टिवेट कराती है, रिमेनिंग तीनों सेल को एक्टिवेट कराती है, क्योंकि ये एक्साइटेटरी होती है। तो ये ग्रेन्यूल सेल, गोल्गी सेल, बास्केट सेल और स्टीलियट सेल को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। ठीक, ये स्टीलियट और बास्केट सेल क्या करते हैं, ये इन पुर्किंजे सेल को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि बाकी सारी सेल जो सेरेबेलम की होती है वो इनहिबिटरी होती हैं। तो जब ये बास्केट और स्टीलियट सेल पुर्किंजे सेल्स को क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी, उससे बताइए क्या होगा, उससे जो ये डीप न्यूक्लिय है ये रिलीज हो जाएंगे फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ पुर्किंजे सेल्स। इतना क्लियर हो गया। अब आप पूछोगे कि ये गोल्गी सेल्स का क्या काम है, तो गोल्गी सेल्स का सिर्फ इतना काम है, दे हेल्प इन प्रोवाइडिंग ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू ग्रैन्यूल सेल्स। ठीक, हेंस ये क्या करते हैं, ये ओवर एक्टिविटी ऑफ ग्रैन्यूल सेल्स से बचाते हैं। ठीक, ये आपको याद हुआ,
देखिए मैं बहुत ही क्विकली आपको दोबारा से बताता हूँ ये, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले क्या होता है, इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस से निकलते हैं कुछ फाइबर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबिंग फाइबर, जो डीप न्यूक्लियस को एक्टिवेट कराते हैं और सिग्नलिंग को स्टार्ट करवाते हैं। इसके बाद यही जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है पुरकिंजे सेल तक भी जाती है, और पुरकिंजे सेल क्या कराती है, उस डीप न्यूक्लियस को इनएक्टिवेट करके सिग्नलिंग को स्टॉप करवाती है। अब अगर हमें दोबारा से सिग्नलिंग स्टार्ट करनी है तो स्पाइनल कॉर्ड से क्या निकलते हैं, पैरेलल या मोजी फाइबर्स, वो एक्टिवेट कराते हैं ग्रेन्यूल सेल को। ग्रेन्यूल सेल एक्टिवेट करती है स्टीलिएट, बास्केट और गोल्गी सेल को। जो स्टीलिएट और बास्केट सेल है वो इनहिबिट करती है पुरकिंजे सेल को, देयर बाय रिलीजिंग डीप न्यूक्लियर फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ पुरकिंजे सेल। और गोल्गी सेल का सिर्फ इतना काम होता है, इट प्रोवाइड्स अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू एक्टिविटी ऑफ ग्रेन्यूल सेल। क्लियर हो गया? ठीक। अब एक टर्म आती है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। ठीक, ये कोई नई टर्म नहीं है। ये फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन क्या होती है, देखिए हमें पता है स्पाइनल कॉर्ड से मोजी फाइबर्स जा रहे हैं, वो ग्रेन्यूल सेल को एक्टिवेट करा रहे हैं। वही हमने कहा, मोजी या पैरेलल फाइबर्स स्पाइनल कॉर्ड से आ रहे हैं, ग्रेन्यूल सेल को एक्टिवेट करा रहे हैं। ग्रेन्यूल सेल स्टीलिएट सेल और बास्केट सेल को एक्टिवेट करा रही है, जो दोनों मिलके पुरकिंजे सेल को क्या करा रहे हैं, जो दोनों मिलके पुरकिंजे सेल को इनहिबिट करा रहे हैं। ठीक, तो यही हमने कहा, ग्रेन्यूल सेल एक्टिवेट करती है स्टीलिएट और बास्केट सेल को, जो दोनों मिलकर पुरकिंजे सेल को इनहिबिट करती है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। जब क्या, जब एक सेल और दूसरे सेलों को एक्टिवेट कराए ताकि वो सेल्स फिर मिलके किसी और सेल को इनहिबिट कराए, तो इसको हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन सेरेबेलम में। ठीक, इतना आपको समझ आया? ठीक, अब देखिए, अब हमें देखनी है सेरेबेलर लेजेंड्स। ठीक, तो देखिए सेरेबेलम का काम क्या होता है, ये स्टार्ट और स्टॉप करता है सिग्नलिंग को। तो अगर सेरेबेलम में लेजेंड्स होंगे तो स्टार्ट स्टॉप सिग्नलिंग अफेक्ट होगी, ये तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, एटेक्सिया या ड्रंकन गेट, यानी पर्सन जो है ये सीधे जैसे आम इंसान चलता है वैसे चल नहीं पाता है, इसकी जो चाल डाल होती है वो एक शराबी के जैसी होती है। ठीक, ये आपको समझ है? इसके बाद क्या होगा, पास्ट पॉइंटिंग। मान लीजिए यहाँ पे मेरी फिंगर है, तो उस पर्सन को हमने कहा इस पेन से इस फिंगर को टच करो, वो पर्सन ऐसे टच नहीं कर पाएगा, वो पर्सन ऐसे, उसका जो पॉइंट था वो पीछे चला जाएगा, यानी इसी को हम बोलते हैं पास्ट पॉइंटिंग। ठीक, या अगर हम उसे कहें इस फिंगर से इस फिंगर को टच करो, तो वो टच नहीं कर पाएगा। ठीक, वो ऐसे करेगा, यानी उसका जो पॉइंट है वो पीछे चला जाएगा, उसको हम बोलते हैं पास्ट पॉइंटिंग। तो सेरेबेलर लेजन में सबसे पहले क्या होता है, ड्रंकन गेट, इसके बाद पास्ट पॉइंटिंग। ठीक, और रीबाउंड फिनोमेना। रीबाउंड फिनोमेना क्या होता है, अगर हम इसकी जो मान लीजिए इसकी आर्म पे हमने क्या किया, फोर आर्म पे हमने प्रेशर अप्लाई किया। ठीक, हमने इसकी फोर आर्म को पकड़ के रखा, फिर जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये वापस आ जाएगी। ठीक, ये वापस आ जाएगी, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रीबाउंड फिनोमेना। निस्टैग्मस तो आप जानती हैं, और पेंडुलर नी जर्क होगा। पेंडुलर नी जर्क क्या होता है ये हम आखिरी में देखेंगे क्लिनिकल में। ठीक, और छठा जो है डिस डाई डी कोकाइनेसिया, डिस डाई डी कोकाइनेसिया होगा, यानी ये अल्टरनेट प्रोनेशन और सुपिनेशन नहीं कर पाएगा। ठीक, अल्टरनेट प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, ठीक, या रेगुलरली रिकरिंग मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा जब इसमें सेरेबेलर लेजन होंगे। और इंटेंशन ट्रीमर्स होंगे। इंटेंशन ट्रीमर्स मतलब रेस्टिंग ट्रीमर्स नहीं, इंटेंशन ट्रीमर्स होते हैं इन केस ऑफ सेरेबेलर लेजन्स। मतलब जब भी कोई काम करता है तो ट्रीमर्स उस टाइम होते हैं। ठीक, इसको हम बोलते हैं इंटेंशन ट्रीमर्स। ठीक, तो क्या क्या होता है सेरेबेलर लेजन में, एक तो होता है एटेक्सिया या ड्रंकन गेट, दूसरा होता है पास्ट पॉइंटिंग, तीसरा होता है रीबाउंड फिनोमेना, चौथा होता है निस्टैग्मस, पांचवा होता है पेंडुलर नी जर्क, छठा होता है डिसडाइडिकोकाइनेसिया, यानी अल्टरनेट प्रोनेशन एंड सुपिनेशन इसमें पॉसिबल नहीं होती है, और आखिरी होता है इंटेंशन ट्रीमर्स। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम बेसल गैंग्लिया पे। बेसल गैंग्लिया के बारे में जो आपको पहली चीज याद रखनी है वो रखनी है कि बेसल गैंग्लिया इनहिबिटरी होता है रेस्ट पे। ये कैसे होता है ये अभी मैं बताता हूँ। अब देखिए बेसल गैंग्लिया एक्ट करता है दो पाथवेज से, एक डायरेक्ट पाथवे, एक इनडायरेक्ट पाथवे। ठीक, डायरेक्ट पाथवे से बेसल गैंग्लिया किसी भी मूवमेंट को फैसिलिटेट करवाता है या प्रमोट कराता है किसी भी मूवमेंट को। ठीक, और इनडायरेक्ट पाथवे से बेसल गैंग्लिया इनहिबिट करता है किसी भी मूवमेंट को।
आज के बाद अगर आपको रात में भी कभी उठा के पूछा जाए कि बताओ बेसल गैंग्लिया क्या करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि बेसल गैंग्लिया एक्ट करता है दो पाथवे से, एक डायरेक्ट पाथवे, एक इनडायरेक्ट पाथवे। डायरेक्ट पाथवे के थ्रू बेसल गैंग्लिया फैसिलिटेट करता है मूवमेंट्स को, और इनडायरेक्ट पाथवे के थ्रू बेसल गैंग्लिया इनहिबिट करता है मूवमेंट्स को। ठीक, पहली बार जब हम सीएनएस को पढ़ते हैं तो ये सीएनएस हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, पर जब हम नोट्स को एक बार देख लेते हैं, दो बार देख लेते हैं, तीन बार देख लेते हैं, तो सीएनएस बहुत ही आसान लगने लगता है। ठीक, आप जो मैं वीडियो में बताता हूँ उसको सुनिए, उसके बाद एक दो बार उसी टाइम नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर आपका जो सीएनएस है वो धमाकेदार हो जाएगा। ठीक, देखिए, तो इसी फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट्स को प्रमोट कौन करता है? इसको प्रमोट करता है डोपामीन D1 रिसेप्टर्स के थ्रू, और वी कैन से दैट जो डोपामीन है ये डायरेक्ट पाथवे को फैसिलिटेट करता है, ये फैसिलिटेट करता है मूवमेंट्स को, ठीक, थ्रू D1 रिसेप्टर। और इनडायरेक्ट पाथवे क्या कर रहा था? इनहिबिट कर रहा था मूवमेंट्स को। डोपामीन यहाँ पे तो डायरेक्ट पाथवे को कह रहा है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मैं और फैसिलिटेट करवाता हूं तुमसे मोमेंट्स, और मैं प्रमोट कराता हूं तुम्हारी एक्टिविटी। और डोपामीन इनडायरेक्ट पाथवे को कह रहा है तुम मोमेंट्स नहीं करने दे रहे हैं, मैं तुम्हें क्या करूंगा? इनहिबिट करूंगा। यानी डोपामीन दोनों सूरतों में क्या करता है? मोमेंट को फैसिलिटेट कराता है। ठीक, फैसिलिटेशन ऑफ मोमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है डोपामीन बाय promoting the activity of direct pathway through D1 receptors or by inhibiting indirect pathway through D2 receptors। इतना क्लियर हो गया? देखिए, अब हम डिटेल में देखते हैं डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे। इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है, डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे। देखिए, इसको मैं आपको बताता हूँ इसको याद कैसे रखना है। जो डायरेक्ट पाथवे है इसमें ग्लोबस पैलिडस इंटरना जो है इसको इनहिबिट कराना है हमें। ठीक, तो देखिए इनिशियली क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था कि बेसल गैंग्लिया रेस्ट पे क्या होता है? इनहिबिटरी होता है। तो जो ये बेसल गैंग्लिया का न्यूक्लियस है ग्लोबस पैलिडस इंटरना, ये क्या करता है? इनिशियली ये दोनों सूरतों में थैलेमस को इनहिबिट कर रहा होता है। ठीक, डायरेक्ट पाथवे में भी ग्लोबस पैलिडस इंटरना थैलेमस को इनहिबिट कर रहा है, और इनडायरेक्ट पाथवे में भी ग्लोबस पैलिडस इंटरना थैलेमस को इनहिबिट कर रहा है। ठीक, इतना क्लियर हो गया? अब क्या होता है, डायरेक्ट पाथवे में हमें मूवमेंट को करवाना है, तो थैलेमस क्या करता है? ये एक्टिवेट कराता है मोटर कॉर्टेक्स को, मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट कराता है स्ट्रेटम को। स्ट्रेटम में क्या क्या आता है? कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन, ये तो हमें पता है। ये स्ट्रेटम रिलीज करता है गाबा, गाबा इनहिबिट करता है ग्लोबस पैलिडस इंटरना को। बताइए, अगर ग्लोबस पैलिडस इंटरना इनहिबिट हो गया ग्लोबस पैलिडस इंटरना, तो ये थैलेमस को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। थैलेमस क्या होगा? थैलेमस रिलीज होगा फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ ग्लोबस पैलिडस इंटरना। तो जब थैलेमस रिलीज होगा तो मूवमेंट हो पाएगा। देखिए, दोबारा से बोलता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट पाथवे इनडायरेक्ट पाथवे। तो डायरेक्ट पाथवे में क्या होता है? डायरेक्ट पाथवे में इनिशियली तो दोनों पाथवेज में ग्लोबस पैलिडस इंटरना जो है ये इनहिबिट कर रहा होता है थैलेमस को। अब डायरेक्ट पाथवे में क्या होता है? थैलेमस एक्टिवेट कराता है मोटर कॉर्टेक्स को, मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट कराता है स्ट्रेटम को, स्ट्रेटम रिलीज करता है गाबा जो इनहिबिट करता है ग्लोबस पैलिडस इंटरना को। जब ग्लोबस पैलिडस इंटरना इनहिबिट हो गया तो थैलेमस रिलीज हो गया फ्रॉम इनहिबिशन ऑफ ग्लोबस पैलिडस इंटरना, देयर बाय जो मूवमेंट है वो हो जाते हैं और फैसिलिटेशन हो जाती है मूवमेंट्स की। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद देखिए, अब हम देखते हैं इनडायरेक्ट पाथवे। तो इनडायरेक्ट पाथवे में भी क्या होता है? जो ग्लोबस पैलिडस इंटरना है इसको इनहिबिट कर रहा होता है थैलेमस को। तो अब फिर होता क्या है? तो थैलेमस एक्टिवेट कराता है मोटर कॉर्टेक्स को, मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट कराता है स्ट्रेटम को। लेकिन यहां स्ट्रेटम किसको इनहिबिट करता है? यहां स्ट्रेटम डायरेक्टली ग्लोबस पैलिडस इंटरना को इनहिबिट नहीं कराता। स्ट्रेटम गाबा रिलीज करके ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना को इनहिबिट करता है। जो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना है जब ये इनहिबिट होता है तो इसके इनहिबिट होने के कारण जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस है वो रिलीज होते हैं फ्रॉम इट्स इनहिबिशन, और सब थैलेमिक न्यूक्लियस एक्टिवेट कराते हैं ग्लोबस पैलिडस इंटरना को। जब ग्लोबस पैलिडस इंटरना एक्टिवेट होता है तो फर्दर मोर इनहिबिशन होती है थैलेमस की। थैलेमस आता है अंडर इनहिबिशन ऑफ ग्लोबस पैलिडस इंटरना, इसीलिए मूवमेंट नहीं हो पाती। आपको समझ आया? दोबारा से बताता हूं, डायरेक्ट पाथवे में मूवमेंट को कराना होता है, इनडायरेक्ट पाथवे में हमें मूवमेंट को रोकना होता है। और
हमें क्या कराना होता है डायरेक्ट पाथवे में, फैसिलिटेशन ऑफ मूवमेंट, और इनडायरेक्ट पाथवे में इनिबिशन ऑफ मूवमेंट। डायरेक्ट पाथवे को हमने देखा, अब इनडायरेक्ट पाथवे को भी हमने देख लिया। क्या थैलेमस इनिबिट हो रहा होता है पहले ग्लोबस पैरेडिस इंटरना से, तो अब क्या होता है, ये थैलेमस एक्टिवेट कराता है मोटर कॉर्टेक्स को, मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट कराता है स्ट्रेटम को। इतना तो कॉमन है डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे में। अब स्ट्रेटम यहाँ पे, स्ट्रेटम डायरेक्ट पाथवे में क्या कर रहा था, गाबा रिलीज करके ग्लोबस पैलिडस इंटरना को इनिबिट कर रहा था, लेकिन इनडायरेक्ट पाथवे में स्ट्रेटम गाबा रिलीज करके ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना को इनिबिट कर रहा है। जो ग्लोबस पैलिडस एक्सटर्ना इनिबिट हो जाता है तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस रिलीज होता है फ्रॉम इट्स इनिबिशन। जो सब थैलेमिक न्यूक्लियस है वो क्या कराता है, वो एक्टिवेट कराता है ग्लोबस पैलिडस इंटरना को। देयर बाय जो थैलेमस है उसकी फर्दर इनिबिशन हो जाती है और मूवमेंट नहीं हो पाता। याद हुआ डायरेक्ट पाथवे इनडायरेक्ट पाथवे। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो वीडियो को एक दो बार रिवाइंड करके आप दोबारा से सुनिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे। ठीक, अब लगभग चैप्टर खत्म हो गया, हमें सिर्फ अब ये याद करने बेसल गैंग्लिया के लेजेंड्स, इसमें समझने का कुछ नहीं है। जब बेसल गैंग्लिया में लेजेंड्स हो जाते हैं तो कुछ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होने लगते हैं, जैसे कोरिया, एथेटोसिस, हेमिबैलेमस। ठीक, तो इन केसेस में क्या होता है, हमें देखना है कि जब कोरिया होगा, कोरिया इज अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, एथेटोसिस इज अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट, हेमिबैलेमस इज अ टाइप ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट। हमें देखना है जब कोरिया होगा तो बेसल गैंग्लिया के किस न्यूक्लियर में लेजन होगा, तो याद रखिए सी फॉर कोरिया, सी फॉर कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक, जब कोरिया हो रही होगी यानी ये एक टाइप की इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, जब हो रही होगी तो कॉर्डेट न्यूक्लियस में लेजन होगा। एथिटोसिस के केस में ग्लोबस पैलिडस में लेजन होगा। हेमिबैलेस्मस के केस में सब थैलेमिक न्यूक्लियस में लेजन होगा। अब और एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब डोपामीन पाथवे में इनिबिट हो जाता है या जब डोपामीन की डिफिशियंसी होती है तो उस केस में होती है पार्किंसंस डिजीज, जिसको हम लास्ट में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ये जो बेसल गैंग्लिया के लेजेंड्स हैं इनको याद कर लीजिएगा। ये लगते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है पर कभी कभी यही फंसा देते हैं आपको। ठीक, तो इसी के साथ हमारा 8 टॉपिक जो था सेरेबेलम एंड बेसल गैंग्लिया कंप्लीट होता है। होप कि आपको समझ आया। हमारी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और ये जो वीडियोस हैं इनको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।